मैंने आपको डीसीटी तक बता दिया था। अभी आज की क्लास में आपको नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ रेले है उसका जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है बेटा उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है। थोड़ी सी बातें मुझे रिवाइज करानी है सूफिया, जरा मैं आपसे पूछूंगा बेटा ताकि सबको रिवाइज हो जाए। बेटा मुझे ये बताइए कि सबसे पहले 3 हार्मोन्स बताइए कि कौन कौन से पार्ट्स पे एक्शन करते हैं, उनका काम क्या है। सर पहला हार्मोन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जहाँ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ होता है पैराथर्मोन। ठीक है। दूसरा वाला होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जहाँ सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ होता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है। एंड थर्ड हार्मोन होगा कलेक्टिंग डक्ट में जहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, वहाँ पर होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या काम है इसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, तो वो वाटर की जो है उसके अंदर रोल प्ले करेगा। ठीक है। सोडियम टू क्लोराइड पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट कौन से पार्ट में होती है? सोडियम टू क्लोराइड पोटेशियम की को ट्रांसपोर्ट होती है असेंडिंग लिम्फ। ठीक है, which part of nephron is impermeable to water? असेंडिंग लिम्फ। असेंडिंग लेवल। ग्लूकोज कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ओके, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए फर्दर। आपसे और क्या बात की है हमने? कौन सा पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हाईली कंसर्न होता है सुफिया? सॉरी सर, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। आपको मुझे है, मुझे आज आपकी आवाज भी मुझे भी सही नहीं आ रही। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस नेफ्रॉन का पार्ट हाईली कंसर्न होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं आपको म्यूट करूं, मुझे रिस्पॉन्स दीजिए जरा। जी सर, अस्सलाम। सर आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा, बोलूंगा तो आवाज आएगी ना। अच्छा, मैं आपसे बेटा पूछ रहा था कि सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होती है? सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट डिसेंडिंग लिम्फ में। तो पढ़ा नहीं है इसका मतलब है आज डीसीटी में होती है, डीसीटी के अंदर होती है। चलें, इसके बाद आपसे आगे बात करने जा रहा हूँ। आवाज सही आ रही है सूफी? गर्दन हिला दो बस अगर आ रही है तो। अच्छा, आगे बेटा आपसे बात करने जा रहा हूँ काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ। 2 दफा बताऊंगा, पहले एक दफा पूरा बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह एक और दफा पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कल कुछ बातें आपको इसीलिए पहले पढ़ा दी थी कि इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। गोइंग टू टेल यू अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म में 2 पार्ट्स हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक काउंटर करंट एक्सचेंज। पहले कुछ बातें जबानी सुन लें। काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है
लूप ऑफ हेनले और उसके बराबर में जो स्पेस होती है उस स्पेस को हम कहते हैं मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, इन दोनों के दरमियान होता है। और काउंटर करंट एक्सचेंज किसके दरमियान होता है? काउंटर करंट एक्सचेंज होता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम और वाजा रेक्टा के दरमियान। ठीक है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम और वाजा रेक्टा के दरमियान होता है आपके पास काउंटर करंट एक्सचेंज। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है उसमें दो पार्ट्स मिल रहे हैं आपको, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज। चलें देख लें जरा इसको। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसमें आपको मिल रहा है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज। ये दो पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं। मैं नेफ्रॉन का सिर्फ वो वाला पार्ट बना रहा हूं जो कहला रहा है आपके पास लूप ऑफ हेनले। मैंने कल भी इसके अंदर ग्रीन कलर कर दिया था। ये ग्रीन कलर शो कर रहा है कि ये इम्परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग लिंब जो है ये इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, सबसे पहले आपसे बात करूं काउंटर करंट मल्टीप्लायर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करूं काउंटर करंट मल्टीप्लायर के बारे में। काउंटर करंट मल्टीप्लायर किसके दरमियान होता है? लूप ऑफ हेनले के दरमियान और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के दरमियान। ठीक है, लूप ऑफ हेनले और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के दरमियान होता है आपके पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर और से सुनिएगा, यानी कि ये जो लूप ऑफ हेनले इसके दरमियान और जहां मैं हिट कर रहा हूं ये स्पेस क्या कहलाती है? ये स्पेस कहलाती है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। इन दोनों के दरमियान क्या होता है? इन दोनों के दरमियान होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जरा गौर से सुनिएगा। कल आपने सुना था यहाँ पे सोडियम 2 क्लोराइड पोटेशियम की को ट्रांसपोर्ट होती है जिससे सिर्फ सॉल्ट इधर आ जाता है। यहां सॉल्ट इधर आ जाती है बाहर स्पेस में और इनके पीछे पीछे पानी नहीं आता। तो होगा क्या कि जो ट्यूबुलर फ्लूइड इसके अंदर से गुजर रहा है, ठीक है, जो ट्यूबुलर फ्लूइड इसके अंदर से गुजर रहा है तो उससे पानी की एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा? पानी की जो एब्जॉर्प्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है उससे जब सिर्फ सॉल्ट एब्जॉर्ब होंगे तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या होगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से पानी की जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी? वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? पानी की जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, यहां से क्या होगा? यहां से होगा ये कि पानी की जो एब्जॉर्प्शन है
वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसके अंदर देखें दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इस वाले हिस्से से फायदा इसको है, ठीक है, इस वाले हिस्से से फायदा जो है उसको है कि यहां से वाटर की एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहां से सॉल्ट्स इधर आएंगे। अच्छा, अब इसके बाद आइए कि अब यहाँ पे क्या चीजें आ गई है, यहाँ पे सॉल्ट आ गए, यहाँ पे पानी आ गया, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर आ गया। अब सॉल्ट और वाटर जब यहाँ पे आ गया है तो अब जरूरत किस बात की है? अब जरूरत इस बात की है कि ये जो सॉल्ट और वाटर है अब इसको ब्लड में भेज दिया जाए। ठीक है, जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि इस सॉल्ट और वाटर को ब्लड में भेज दिया जाए। ठीक है, तो देखें ब्लड वेसल आपके पास ये आपके पास मौजूद है वाजा रेक्टा। दिस इज द, ठीक है, ये आपके पास मौजूद है वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा के अंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता ब्लड मूव कर रहा हो। ये देख, इसके अंदर ब्लड जो है वो बहुत आराम आराम से स्लगिश फ्लो ऑफ ब्लड होता है। अब जो चीजें मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ गई है, अब जरूरत इस बात की है कि उसको ब्लड में भेजा जाए। तो ब्लड में भेजने के लिए अब आपसे क्या बात करेंगे? ये देख, ये आपके पास वाजा रेक्टा है, मैंने नेफ्रॉन राइट कर दिया। सॉल्ट और वाटर कहां पड़ा हुआ है? सॉल्ट और वाटर यहां इसके दरमियान पड़ा हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट करें अगर ब्लड इसके अंदर यूज आ रहा है, ये देखिए, अब इसके अगर इसके अंदर ब्लड यूज आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डिसेंडिंग पार्ट है और ये असेंडिंग पार्ट है। ठीक है, ये डिसेंडिंग पार्ट है और ये असेंडिंग पार्ट है। This is the descending part of vasa recta and this is the ascending part of the vasa recta. और तो सुनिएगा, यहाँ पे अब बताने जा रहा हूं काउंटर करंट एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि कोई चीज दो और कोई चीज लो। ठीक है, तो ये जो ब्लड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको ब्लड नजर आ रहा है, इसमें से कुछ पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कुछ पानी बाहर आ जाएगा और इसके अंदर ब्लड में एक बड़ी तादाद में सॉल्ट को लोड कर दिया जाएगा। और ये जो फिर असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा है, इसमें क्या होगा? इसके अंदर होगा ये कि कुछ सॉल्ट्स इसके अंदर से बाहर आ जाएंगे और अब की बार बड़ी तादाद में, बड़े अमाउंट में पानी जो है वो ब्लड में डाल दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंज। एक्सचेंज हो रहा है सॉल्ट्स और वाटर का। अब सॉल्ट्स की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ठीक है, जो सॉल्ट्स सबसे पहले लोड किए गए वो बहुत काम के सॉल्ट्स थे और जो सॉल्ट आगे जाके बाहर आए, ठीक है, जो सॉल्ट्स आगे जाके बाहर आ गए वो सॉल्ट दरअसल आपके पास बेकार सॉल्ट्स यानी कि अनवांटेड सॉल्ट्स हैं कि जिनकी फिलहाल नीड नहीं। तो फिलहाल शुरू में जगह बनाने के लिए थोड़ा सा पानी उसमें से बाहर आया ब्लड में से और सॉल्ट उसमें लोड कर दिए गए। फिर उसके बाद जो असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा है, उस असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा के अंदर क्या होगा कि अनवांटेड सॉल्ट्स बाहर आ जाएंगे और पानी का अब पहले से ज्यादा अमाउंट उसके अंदर जाएगा। ठीक है,
ये दोनों काम काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज किस मकसद के लिए हो रहे हैं? ये दोनों के दोनों काम आपके पास यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए हो रहे हैं। यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर चेंजेस के साथ जो है वो वेरी करती है, क्लाइमेट के साथ जो है वो वेरी करती है। और इंसान ने कितना पानी पिया है उसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल करने के लिए ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है यहाँ पे वर्किंग करता है। ठीक है, कुछ नोट करना है तो करें, फिर मैं एक बार सारी बातें दोबारा से रिपीट करूं, एज इट इज सारी बातें मिटाकर फिर दोबारा से रिपीट करूंगा ताकि ये चीज आपको बेटा पक्का हो जाए। जितना आपने अभी एब्जॉर्ब किया उसको अपने पास आप नोट कर लें। ठीक है, और फिर दोबारा बताऊंगा उसमें जो चीज रह जाएगी तो वो आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं फर्दर, दोबारा आपको एक बार बताने जा रहा हूं। देखिए बेटा, काउंटर करंट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि आमने सामने दो अपोजिट डायरेक्शंस में अगर कोई वर्किंग हो रही हो तो उसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। हमारा जो हाथ है इसमें आर्टरी ब्लड लेके आती है और वेन ब्लड लेके जाती है। तो आर्टरी से वेन के अंदर जो है हीट ट्रांसफर हो जाता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, लेकिन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में काम करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की हीट वहां पे ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलिए एक बार फिर से बता रहा हूं, दोबारा से सुन लें। देखें, काउंटर करंट मल्टीप्लायर लूप ऑफ फैले और मेडुलरी इंटरस्टिशियम के दरमियान होता है, और काउंटर करंट एक्सचेंज मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो चीजें आ गई हैं और वाजा रेक्टा इसके दरमियान होता है। सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लायर बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लायर बता रहा हूं कि मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर ये है कि देखो, ये आपके पास लूप ऑफ फैले है, ये डिसेंडिंग लिंब है और ये असेंडिंग लिंब। असेंडिंग लिंब जो मौजूद है, इससे सॉल्ट्स बाहर डाल दिए जाएंगे। आपको पता है इतनी जबरदस्त ट्रांसपोर्ट होती है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड पोटाशियम की, कि उसको बाहर इंटरस्टिशियम में सॉल्ट्स को डाल देते हैं। जब इंटरस्टिशियम में सॉल्ट्स को डाल देते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे, इससे होगा ये कि यहां से आपके पास पानी की एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? पानी की जो एब्जॉर्प्शन है वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसा करने से दिस मल्टीप्लाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसको कहते हैं हम काउंटर करंट मल्टीप्लाई। दो अपोजिट डायरेक्शन में चीजें काम कर रही है, उसने क्या किया? वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसने वाटर और सॉल्ट जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं काउंटर करंट मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद आइए काउंटर करंट एक्सचेंज हम किसको कहेंगे? अब जो चीजें इंटरस्टिशियम में आ गई तो यहां पे मौजूद होती है वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा क्या है? तो ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू द लूप ऑफ फैले। अब इसको ब्लड में जाना है, याद रखिए ये चीजें ब्लड में जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास डिसेंडिंग पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट। अगर इसके अंदर ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे, ठीक है, अगर इसके अंदर ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जरा गौर से सुनिएगा कि ये जो ब्लड है इसमें से कुछ अमाउंट में पानी बाहर आ जाता है और एक बड़ी अमाउंट में सॉल्ट्स को अंदर भेज दिया जाता है। एक बड़े अमाउंट में सॉल्ट्स को जो है वो ब्लड में भेज दिया जाता है। और अब ये जो ब्लड है, जब यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचने पे क्या होगा? यहां पे पहुंचने पे अब उसमें से अनवांटेड सॉल्ट बाहर आ जाएंगे और एक बड़े अमाउंट में पानी जो है वो उसके अंदर डाल दिया जाएगा।
बड़े अमाउंट में पानी जो है उसके अंदर डाल दिया जाएगा। So this is called counter current exchange। और ये किसके दरमियान हो रहा है? ये आपके पास ये हो रहा है आपके पास मेडुलरी इंटरस्टिशियम और वाजा रेक्टा के दरमियान। एंड ऑल दिस इज पर्पस्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सारा काम जो है किस मकसद के लिए हो रहा है? ताकि यूरिन की जो कंसंट्रेशन है उसको मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, चलें। अब मैंने आपको एक बात यहां पे उस दिन बताई भी थी, स्टोरेज वेस्ट की हेडिंग में कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इससे यूरिया इधर आ जाएगी। अगर यूरिया इधर आ जाए तो यूरिया आने से क्या होगा? यूरिया आने से भी डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेले जो है उससे वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, दिस ऑल्सो मल्टीप्लाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर की जो है वो एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, दिस ऑल्सो मल्टीप्लाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है मल्टीप्लाई कर देता है। चलें, अब आगे आ जाइए। कलेक्टिंग डक्ट से जो फ्लूइड आगे जा रहा है उसको हम यूरिन का नाम दे रहे हैं। पायरामिड्स में मौजूद कलेक्टिंग डक्ट से वो आगे जाएगा माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से जाएगा मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से जाएगा पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अच्छा, मुझे आप में से कोई हैंड रेज करके ये बात बताए कि अगर आपने पानी पिया है अभी तो आपकी किडनी तक कैसे पहुंचेगा? उसका रास्ता मुझे बताएं। आपने पानी पिया, सोचें पहले, वो आपकी किडनी तक पानी कैसे पहुंचेगा? मुझे रास्ता पूरा बताएं कैसे पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बेटा बोलो। सर, सबसे पहले जब हम पानी पियेंगे तो हमारे माउथ से हमारे एसोफेगस में आएगा और एसोफेगस जब वो हमारे स्टमक में गया, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होकर वो लीवर में जाता है, फिर लीवर से वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से वो वापसी तो पूरी वापसी को वो रीनल आर्टरी से वो किडनी में आ जाएगा। वो आपने बड़ा शॉर्टकट तैयार किया। जरा हार्ट की पूरी वजाहत कौन से पार्ट ऑफ हार्ट में जाएगा? हार्ट के कौन से पार्ट में जाएगा? सर, हार्ट के इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर लिवर से निकल के गया इंफीरियर वेना केवा में, क्या इंफीरियर वेना केवा से राइट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? फिर सर वो फिर जिस तरह लंग्स में जाता है तो उस तरह जब ब्लड साफ हो गया,
सर मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा सही तरह से। याद नहीं आ रहा? और किसी को याद आ रहा है तो वो बता दे। थोड़ा सा चले, इन्होंने बता दिया। अच्छा, इन्होंने इसोफेगस से शुरू किया है। हम लोगों के पास फेरिंग्स भी होता है, माउथ के बाद फेरिंग्स होता है हम लोगों के पास, फिर फेरिंग्स के बाद इसोफेगस होता है। तो फेरिंग्स को बाईपास नहीं करता, फेरिंग्स से इसोफेगस में जाता है, फिर इसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में एब्जॉर्ब हुआ, कोलन में भी एब्जॉर्ब होता है, इलियम में भी एब्जॉर्ब होता है। अब फिर वो वहां से लिवर में आया, लिवर से फिर आपके पास राइट साइड ऑफ हार्ट में आएगा इंफीरियर वेना केवा के जरिए। अब राइट ऑफ साइड ऑफ हार्ट से लंग में किसके जरिए जाएगा, कोई बताएगा? सर मुझे अभी याद आ गया, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वो जाएगा लंग्स के अंदर, और फिर वो जब वापस आएगा, फिर वो मतलब यानी कि फिर वो ओर्टा से होकर पल्मोनरी। इतनी जल्दी क्यों है, पहले ये बताओ। इतनी जल्दी तुम्हें पानी को भेजने की है, थोड़ा आराम आराम से भेजो ना, हम लोगों के पास बाकी पार्ट भी मौजूद है। लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ये बताएं। सही है, बाइकल वॉल से गुजरते हुए के अंदर ओर्टा के अंदर आएगा। ठीक है, एओर्टा में आ गया, फिर ओर्टा से वो मतलब वो रीनल आर्टरी के अंदर जाएगा। फिर बड़ी जल्दी आ रही है, एओर्टा से डॉर्सल एओर्टा में आया, फिर एओर्टा की ब्रांच निकलती है, डॉर्सल एओर्टा की ब्रांच निकलती है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी में आ गया और किडनी में आ गया। बिल्कुल सही, पहुंचा ही दिया आपने किसी न किसी तरीके से। चले, मुबारक हो, पहुंच गया। ठीक है, अब सारा का सारा पानी जहन में आएगा, सर पानी पीने का फायदा ही क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट किडनी तक पहुंच गया। देखिए, पहली बात तो ये कि सारा का सारा पानी नहीं पहुंचेगा, किडनी में कुछ अमाउंट पानी का जो वो फिल्टर होगा, बाकी ब्लड भी रहेगा। और पानी की खास बात ये है कि पानी चले फिल्टर हो भी जाए, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। 200 लीटर में से 198 लीटर से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और हमारी किडनी कम से कम 2000 से लेके 3000 लीटर ब्लड फिल्टर करती है डेली 24 आवर्स। पानी जो फिल्टर होके एब्जॉर्ब 200 में से तकरीबन 198 एब्जॉर्ब होता है, और तकरीबन डेली यूरिन जो आउटपुट होता है वो तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब यूरिन जो है वो आउटपुट होता है। ठीक है, एवरेज यूरिन आउटपुट जो है वो 1.5 से 2 लीटर। चलें, हमारी किडनीज को पानी जरूर चाहिए। ठीक है, हमारी किडनीज की जो लाइफ है वो पानी है, वरना क्या होता है उसके अंदर यही जो सॉल्ट्स आपने पढ़े हैं वो स्टेसिस हो जाती है उनकी, और उनकी स्टेसिस अगर हो जाए तो किडनीज की जो फंक्शनिंग होती है वो मुतासिर होती है। किडनीज को एक लाजमी अमाउंट पानी का चाहिए होता, ठीक है, हर सूरत। चलें, अब आ जाए उसके बाद जो यूरिन जो है वो जो आगे जा रहा है, ठीक है, उसकी पीएच तकरीबन होती है आपके पास 5.5 के करीब, 5 से 5.5 के करीब यूरिन की पीएच होती है। ठीक है, तकरीबन पीएच 5 से 5.5। अच्छा, इसके बाद आइए फर्दर, यूरिन की कंसंट्रेशन बता रहा हूं कि यूरिन में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यूरिन की आपको कॉम्पोजिशन बता रहा हूं कि यूरिन की कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं। Going to tell you about composition of ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन जो है उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि यूरिन की कॉम्पोजिशन क्या होगी। देखें, यूरिन की नॉर्मल कॉम्पोजिशन में आरबीसी 0 है, ग्लूकोज 0 है, प्रोटीन 0 है।
ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स 0 हैं, प्लेटिलेट्स 0। तकरीबन वाटर जो है वो 95 to 98% होता है, यूरिया तकरीबन 2% होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड 0.3%, सोडियम आइंस, पोटाशियम आइंस, कैल्शियम आइंस वगैरह वगैरह ये तकरीबन 0.3% के करीब होगी। ठीक है, तो यूरिन की कॉम्पोजिशन जो है वो आपको आनी चाहिए। पीएच मैंने आपको बता दी, तकरीबन पीएच जो है वो 5 के करीब होगी। यूरिन यानी कि एसिडिक हो। अच्छा, आपको यूरिनरी सिस्टम की ये वाली डायग्राम भी पता होनी चाहिए। मैंने अभी जो रास्ता पूछा है उस रास्ते पूछने की वजह यही है कि आपको ये वाली डायग्राम मुझे बतानी थी। Here is the urinary bladder and urethra. ये डॉर्सल एओर्टा है, इससे रीनल आर्टरी निकल के इसमें जा रही है दोनों तरफ। और ये इंफीरियर वेना कैवा है जिसमें ब्लड जो है वो ड्रेन होता है जिस जगह पे रीनल आर्टरी दाखिल होती है और रीनल वेन निकलती है और पेल्विस यूरेटर बनाती है, इस जगह को कहते हैं हम हाइलस। दिस इज यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, एंड दिस इज यूरेथ्रा। दिस इज डॉर्सल एओर्टा, दिस इज इंफीरियर वेना केवा। चलें, दूसरा सवाल आप लोगों की तरफ भेज रहा हूं। बॉमेंस फिल्ट्रेट और यूरिन में डिफरेंशिएट करवा दे कोई आप में से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉमेंस फिल्ट्रेट एंड यूरिन? बॉमेंस फिल्ट्रेट और यूरिन में क्या डिफरेंस, ये बता दें।
सर जो वोमेंस फिल्ट्रेट है वो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम है, जबकि जो यूरिन है वो एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम है। और जो वोमेंस फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक इन नेचर है, जबकि जो यूरिन है वो हाइपर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और हाइपो टू ब्लड है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास ठीक, और बताओ डिफरेंस। आपने बिल्कुल सही कहा, वोमेंस फिल्ट्रेट आइसोटोनिक टू प्लाज्मा है और यूरिन हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा है। और वोमेंस फिल्ट्रेट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा है अगर डिफाइन करें, एंड द फाइनल फ्लूइड दैट इज लीविंग यूरिन ब्लैडर इज कॉल्ड यूरिन। दो डिफरेंस हो गए, तीसरा डिफरेंस बोलो। पीएच पे कमेंट करो। सर जो पीएच है वो वोमेंस फिल्ट्रेट की वो ज़्यादा होगी 5 से, और जो यूरिन की है वो कितनी 5 होती है। है ब्लड की पीएच, कितनी होती है बताओ। सर पता नहीं, वोमेंस फिल्ट्रेट की पीएच का नहीं पता। क्यों नहीं पता तुम्हें ब्लड की पीएच का नहीं पता? ओ सर ब्लड की 7, लो 7.3। 7 होती है ना, आपको पता है 7.2 पे कोमिंग होता है चार्ट। आप 7 को छोड़ दें, 7.2 पे कोमे में गया हुआ होता है। 7.35 से 7.45 होती है। ओ सॉरी सर। अब यूरिन की पीएच, ठीक है। और बताओ, 3 हो गए, 4 चौथा बताओ। और सर यूरिया की जो कंसंट्रेशन होती है वो वोमेंस फिल्ट्रेट में कम होती है, और जो यूरिन में होती है वो 2% होती है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। यानी कि वोमेंस फिल्ट्रेट कंटेन 0.5%। दिल खुश कर दिया, जबरदस्त। और बताओ, सारी शाबाशी मेरी क्लास का टाइम हो गया, लेकिन मैं क्लास अभी चल रही है। वो डिफरेंस बताओ, बहुत है। फर्स्ट ईयर में आप कौन से ग्रुप में थी? फर्स्ट ईयर में हमारे पास थी क्या? सर थी, अलामा में थी। अच्छा चलो, फोर्थ ईयर एंड हाँ बेटा, वोमेंस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज होता है, लेकिन हमें यहाँ पे यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगा। वोमेंस फिल्ट्रेट कंटेन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। चलें, सब डिफरेंसेस के साथ नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आपसे इंशाल्लाह। Thank you so much. Good, excellent. For the response givers.